Dr. Anita Rampal, Dr. Sinclair, and principal of the school being on the panel. We will be looking at the topic on the no detention policy and issues. Can I hand over to my neighbor, Dr. Anita Rampal, to initiate it? I think everyone knows. Can I just introduce the two of them? All of them, in fact. Dr. Anita Rampal has been, I would say, an educator with a heart, and she's been working on school education with tremendous years of experience, along with the Hoshangabad project, and headed the CIE and is a faculty in the Central Institute of Education, Department of Education at Delhi University. Professor Sinclair is a professor in the IGNOU and was the former head of the NCERT, director of the NCERT. So I think we have a principal who is going to be discussing Iftikhar with us. I'm so sorry, I was just trying to catch up with my meals. And we are really filled with gratitude to you for having given us this space and this opportunity for all of us to meet together here. Anita is going to... And Srinivas, okay, so the pattern of this Adda generally is, today as Vagesh said, we slightly moved away a little bit and have a panel, but generally a seat thought is given by one person who may speak on the topic for 15 minutes and there's a second voice. Today the second voice is going to be Srinivas, who is faculty in NCERT, after the panel presents their points in the issue, and then it gets opened to the forum to initiate discussions and give their interventions and their suggestions or their ideas on the topic we are discussing today. So over to you, Anita. Thank you. Good to be here. मैं हिंदी में बोलूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा? तो ये सवाल तो बार बार सामने आ रहा है। अभी जैसे आपको मालूम है कि कई राज्यों ने भी ऐसा कहा है और राजस्थान ने अपना इस तरह के संशोधन भी कर दिया, जो शिक्षा का अधिकार जो बिल है उसमें संशोधन करके कि हम ये नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाएंगे और हम कुछ मिनिमम लेवल्स तय करेंगे। बच्चे अगर वो नहीं कर पाते, नहीं सीखते हैं, तो हम उनको ज़रूर रोकेंगे क्लास में, मतलब फेल करेंगे, डिटेन करेंगे। और इस पर जब उन्होंने भेजा, इसको गवर्नर ने उसको भेजा मंत्रालय में, और मंत्रालय ने फिर लॉ डिपार्टमेंट से और होम मिनिस्ट्री से, क्योंकि गवर्नर के थ्रू आया था, उनसे उनकी टिप्पणी ली और फिर ये सामने आया। तो हम सबको ये था कि जब एक सेंट्रल एक्ट, केंद्रीय रूप से एक एक्ट बना है, एक अधिकार बना है, तो कोई राज्य उसको इस तरह से नहीं बदल सकता। पर सवाल ये है कि पिछली जो मीटिंग भी हुई है उसमें कई राज्यों ने कहा है कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चे सीख नहीं रहे हैं और उन्हें कोई डर नहीं है। टीचर्स ने कहा है कि बच्चे सीख नहीं रहे, जब तक हम फेल ना करें तब तक ये इसलिए इसको हटाया जाए। तो ये एक कारण दिया गया है सामने। अब हम थोड़ी सी इस पर और चर्चा करते हैं कि ये एक शिक्षा के अधिकार में ऐसा कई ऐसी चीज़ें आई थी उस अधिकार में जो वास्तव में पूरे इस पाठ्यक्रम को लेके पाठ्यचर्या किस तरह हो, सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसे हो, उसमें एक बहुत मूलभूत हमारे लिए बहुत अहमियत रखने वाली बातें आई थी जो एक्ट में आई थी। और देशों में भी, जैसे कहा जाता है 180 देशों ने पहले हमसे कहीं पहले इस तरह के एक्ट कानून बनाए हैं, पर उसमें भी ऐसी बातें कहीं नहीं आई जो बहुत क्रांतिकारी है, जो ये कह रही है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कैसे हो। ये तो सही है कि हाँ, शिक्षा का अधिकार हो और सरकार जो है वो बिल्कुल मुफ्त में और एक अनिवार्य रूप से, अनिवार्य माँ बाप पे नहीं, पर सरकार अपने आप पर इसको अनिवार्य अपनी जिम्मेदारी मानती है कि हर बच्चे को 6 से 14 साल की उम्र तक शिक्षा मिलेगी। तो अधिकार ऐसा है। उसमें कुछ और बातें भी आई थी जो और देशों ने भी बहुत क्रांतिकारी मानी कि इस तरह की ऐसे कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हाँ अधिकार, तो अधिकार नहीं है कि बस हाँ भर्ती कर दो, बच्चों को स्कूल में डाल दो, पर किस तरह की शिक्षा, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। आज क्योंकि हम इस पर फोकस कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखें कि जब ये अधिकार बन रहा था तो ऐसा क्यों इस अधिकार में रखा गया था। दरअसल उस समय भी
60 साल हो गए थे। हमारे संविधान ने कहा था कि एक आर्टिकल, आपको पता है आर्टिकल 41, 45 था, जिसने कहा कि हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, कंपल्सरी शिक्षा मिलेगी। और उस टाइम कंपल्सरी का माने ये था कि माँ बाप से भी दंड लिया गया। 1950 के दशक में कई राज्य हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया था कि उन्होंने माँ बाप से भी दंड लिए, फाइन लिए कि आप क्यों नहीं बच्चों को स्कूल भेज रहे, क्योंकि कंपल्शन जो थी वो माँ बाप पे थी, परिवार पे थी, इस तरह थी। पर जब ये एक्ट बना तो बहुत इस पर चर्चा हुई कि हम शब्दावली तो वही रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कंपल्सरी, तो किस पे कंपल्शन है? क्या माँ बाप पे कंपल्शन है? क्या उनको जाके आप एकदम दंड दे सकते हो कि आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे? और वो स्कूल ही कहाँ है कि हर बच्चा, हर बच्ची स्कूल आए? तो वो प्रावधान कहाँ है कि इस तरह की स्कूल हो? और फिर वो कैसे स्कूल हो, उनमें किस तरह की पढ़ाई हो, वो भी अधिकार में आना चाहिए। तो उस समय पर जब ये बातचीत चल रही थी तो काफ़ी इस तरह का डेटा भी इकट्ठा किया गया था कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। और हमें याद है कि हमने कई सालों से वैसे भी मंत्रालय को भी ये कहा था कि जब आपको पता है नेशनल सैंपल सर्वे NSSO का कोई डेटा आता है, हर साल आता था, हाउस होल्ड में जाके भी इकट्ठे करते हैं कि जो बच्चे स्कूल से बाहर है वो क्यों है, तो बच्चों से पूछताछ होती है। मगर जब वो डेटा बनाते हैं उसमें कारण लिखते हैं, और सबसे बड़ा कारण जिसमें वो 35% बच्चे जो स्कूल से बाहर है उसका कारण वो लिखते थे कि बच्चे पढ़ाई में शौक नहीं रखते, चिल्ड्रन आर डिसइंटरेस्टेड। हम बार बार ये सवाल पूछते थे कि बच्चे पढ़ाई में शौक नहीं रखते या पढ़ाई ही रुचिकर नहीं, कि ये एक दो तरफी चीज होती है। आप कह सकते हो चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, और ये हर NSSO में आता था। या हम ये सवाल पूछे कि स्कूल्स आर अनइंटरेस्टेड, तो वो कौन, किसके पहलू से हम देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? और हमने लिखा भी था मिनिस्ट्री को कि आप NSSO को ये सामने रखिए कि हमें सवाल उस स्कूल के माहौल पर, कैसे पढ़ाई हो रही है, किस तरह से हो रही है, बच्चों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, बैठने के लिए जगह भी है, एक ऐसा माहौल है कि जैसे स्कूल में बहुत सुंदर आते ही लगता है कि हाँ कुछ ऐसा लुभावना माहौल है कि हाँ आना चाहे बच्चे अंदर। पर क्या हर स्कूल में ऐसा मिलता है? अगर नहीं मिलता तो किस पर आप दोष डाल रहे हो, उंगली किसको दिखा रहे हो? ये सवाल उठा। और साथ साथ ये भी उठा जब आंकड़े इकट्ठे किए गए कि बच्चे फिर क्यों स्कूल से बाहर हैं और स्कूल छोड़ भी देते हैं, तो ये पाया गया कि बहुत ऐसे स्टेट्स थे जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे दूसरी और तीसरी में ड्रॉप आउट हो जाते थे। अगेन शब्दावली का सवाल है, हम और यशपाल समिति के ज़माने से हम ड्रॉप आउट कहना बहुत उचित नहीं मानते, क्योंकि वो ड्रॉप आउट हुए हैं या पुश आउट हुए हैं, उनको धकेला गया है इस सिस्टम से, क्योंकि उस सिस्टम में उस तरह की तैयारी नहीं कि वो उन बच्चों को वहाँ मीनिंगफुल, सार्थक रूप से बनाए रखें उनकी जगह। तो 35% किसी किसी स्टेट में बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे उस लेवल पे बाहर पुश आउट हो गए। इसका मतलब गए हैं, स्कूल ज्वाइन किया है, 1-2 साल में उनको स्कूल में बाहर भगा दिया। अब वो काफ़ी हद तक वो फेल हो जाते थे, इसलिए आगे मन नहीं बना और आगे स्कूल ने भी उनको उन नज़रों से नहीं देखा कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, तो वो अपने से निकल जाते। तो ये फिर बातचीत हुई जब ये एक्ट भी बन रहा था कि हम एक तो डिटेंशन शब्द ही बहुत भयानक है, किसी को डिटेन करना, हम कहते हैं जेल में डिटेन किया गया, उसी तरह के शब्द यूज़ करते। तो एक तो ये शब्दावली न हो, दूसरा हम किसी को, अगर हम वास्तव में बच्चे का हक है तो बच्चे या बच्ची का हक है कि वो सीखे, तो लर्निंग और एजुकेशन उसका हक है। अगर वो नहीं सीख रही तो फिर किसकी जिम्मेदारी? वो सिस्टम की जिम्मेदारी। तो वो सिस्टम को ही जिम्मेवार मानकर बच्चे को ना रोका जाए, क्योंकि कितनी स्टडीज़, और मुझे खुद याद है कि जब मिनिस्ट्री ये कर रही थी और लीगली भी इन सवालों पे बात हो रही थी, तो मुझसे कहा गया कई स्टडीज़ देखने के लिए कि और देशों का क्या अनुभव रहा है, और कई स्टडीज़ भी हमें ये दिखाती हैं कि कैसे बच्चों को रोकने से वो कोई बहुत बेहतर लर्नर नहीं बनते, बल्कि अब कई स्टडीज़ ऐसी हैं पिछले कुछ सालों में जो सीखने की क्षमताएं, जिनको हम कॉम्पिटेंसी के शब्दों से बहुत सुनते आए हैं,
उसको कम अहमियत देकर सीखने की अभिप्रेरणा और सीखने की मोटिवेशन पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि वो किन हालातों में बच्चे लगे रहते हैं, बहुत जल्दी हार नहीं मानते, लगे रहेंगे, परसिस्ट करेंगे, सीखने के लिए कोशिश करेंगे। तो वो कौन से देश हैं जिनकी एजुकेशन सिस्टम्स ऐसे हैं कि वो बच्चों में कुछ मोटिवेशन और कुछ अपेक्षाएं उनसे बनाए रखते हैं, बच्चों से अपेक्षाएं कि हाँ तुम सीख सकते हो तो लगे रहो और बहुत जल्दी हिम्मत मत हारो। तो ये भी इस तरह की थियोरीज, बल्कि कुछ लोग जो पहले कॉम्पिटेंसी में बहुत काम करते थे, स्टर्नबर्ग ऐसे हैं जिन्होंने फिर बहुत काम मोटिवेशन पे किया कि वो बहुत ज़रूरी है। और इस तरह का काम भी हुआ कि अगर बच्चों को, जब हम बच्चों का आकलन करते हैं, अगर तब हम एक इशारा भी अगर दे दें किसी को जो कि उसके स्टीरियोटाइप से जुड़ा है, अगर इशारा दे दें कि भाई हम देख, और वो छोटे बच्चे नहीं, कॉलेज में भी उन्होंने ये किया, कॉलेज लेवल पे ये किया कि जो टॉप लोग हैं, 10% बेस्ट मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले लोग हैं, और मैथ्स को अक्सर बहुत मुश्किल माना जाता है, तो एक जांचने के लिए, एक बेंचमार्क के लिए लिया जाता है कि अच्छा ये देखते हैं तो मैथमेटिक्स में 10% की बेस्ट कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं, हम उनका कुछ आंकलन कर दें, और आंकलन करने से पहले हम उनको केवल एक इशारा दे रहे हैं कि हाँ हम देखना चाह रहे हैं इस टेस्ट में कि क्या परफॉर्मेंस में कोई फर्क दिखता है हमें, अगर कोई इंडियन और चाइनीज है या कोई नॉन इंडियन नॉन चाइनीज है। बस ऐसा एक इशारा दिया और पाया कि जब ऐसा इशारा दिया गया जिस ग्रुप को, तो वाकई ही उसका परफॉर्मेंस, जो बच्चे इंडियन या चाइनीज नहीं थे, जो युवक, उनका परफॉर्मेंस गिरता है और वो मेजरेबल है कि उनका परफॉर्मेंस इस तरह से असर कर रहा है कि उनको कहा गया और उनको लगा अरे हम तो इंडियन चाइनीज नहीं है, शायद इंडियन और चाइनीज ही मैथ्स अच्छा कर सकते हैं। तो उस दुविधा में, उस वो समझ के मैं नहीं हूँ ये, तो उनका दिमाग जो है, ज़्यादा दिमाग का टाइम उसमें जाता है कि मैं जो नहीं हूँ, मुझसे जो अपेक्षा की जा रही, मैं शायद वो नहीं करूँ, और वाकई परफॉर्मेंस गिरती है। उसी तरह लड़के और लड़कियों पर किया जाता है कि अगर लगता है कि महिलाओं से बहुत अपेक्षा नहीं है गणित में, तो वो पाते हैं कि हाँ, जबकि इससे कोई असर नहीं, पर एक इशारा तक देने से। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत कम पिछले कुछ सालों में ये मोटिवेशंस और एक्सपेक्टेशंस को लेके हुआ कि परफॉर्मेंस और किसी आंकलन में अच्छा कर पाना भी वहाँ के माहौल पे तो निर्भर करता ही है, पर मेरी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या अपेक्षा कर रही हूँ, क्या सोचती हूँ कि जो आकलन कर रहा है वो मुझसे कितना अपेक्षा कर रहा है। तो इस समझ को लेते हुए कि हम जानते हैं कि हमारा सिस्टम, खासकर अगर एक बहुत कंपेटिटिव आंकलन होगा, और ये अंतर राइट टू एजुकेशन ने किया, उसने ये नहीं कहा कि आप स्कूल में इम्तिहान मत लीजिए, इसको गलत तरह से लोग पेश करते हैं। जब गुरचरण दास भी न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा लिखते हैं कि आरटी एग्जामिनेशन बैन करता है, तो उनकी समझ गलत है। इस मिथ को फैलाया जा रहा है कि एग्जाम को बैन करता है। किसको बैन करता है? बोर्ड एग्जाम। और एक विकेंद्रीकृत और एक केंद्रीय, एक सेंट्रलाइज्ड और एक डिसेंट्रलाइज्ड असेसमेंट का क्या फर्क है, हम भी जानते हैं। किसमें ज़्यादा टेंशन पैदा होता है, किसमें लगता है कि अच्छा ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है, स्कूल ही ले रहा है, वही टीचर ले रही है जिसने पढ़ाया, वो सब बनाएगी, तो वो जानती है ये बच्चे क्या जानते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं बच्चे, उनका अपना ज्ञान क्या है, क्या सीखा है, किस तरह समझेंगे, इस सवाल को कैसे समझेंगे। ये अपेक्षा है कि टीचर इन सब को समझते हुए उनका आंकलन करती है। मगर जो डिसेंट्रलाइज्ड है और बहुत दूर, जो सेंट्रलाइज्ड है और बहुत कहीं दूरी पर कोई बैठकर इम्तिहान बना रहा है, तो उसको क्या मालूम कि वो बच्चे कौन है, उनका अपना ज्ञान क्या है, क्या भाषा है, क्या कहाँ से आ रहे हैं, क्या सीखा है, क्या समझेंगे। तो इसलिए वो जो टेस्ट है, और बहुत कंपेटिटिव भी अगर हो, तो दोनों तरह से वो ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। इसलिए उस तरह के टेस्टिंग को बैन किया गया कि हम वो ना करें, इसलिए कोई सिलेक्शन ना करें, बोर्ड एग्जाम ना लें 8 साल के लिए, क्योंकि वो बहुत कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं। और हम जानते हैं कि 10वीं के जब इम्तिहान हो, जबकि आज कोशिश ये हुई है कि 10वीं का एग्जाम कंपेटिटिव ना हो, पर हम जानते हैं हर घर में किस तरह का तूफान मचा रहता है।
और हर बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को लगता है कि उनका इम्तिहान है, और वो उनका टेंशन बच्चों पे और ज़्यादा फिर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सारी प्रक्रिया सीखने की और खासकर आंकलन की, और उसके साथ ये रखा गया कि कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रखा जाए, जिससे कि सीखना पर मदद मिले। वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो हम मानते हैं कि हमने टेस्ट दे दिया और लर्निंग को असेस कर दिया, उसलिए ना हो। लर्निंग को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए किस तरह का असेसमेंट हो, जो आज अगर हम देखते हैं हमारे सिस्टम ने आज तक नहीं समझा। सीबीएसई ने बिल्कुल नहीं समझा कि सीसीई क्या चीज़ है। सीबीएसई ने बड़ी बड़ी मैनुअल्स निकाल दिए जिसमें दिखता नहीं है कि वो समझ भी झलक रही है कि नहीं। उन्होंने फॉर्मेटिव और समेटिव को अलग कर दिया, तो वो कंटिन्यूस रहा नहीं। उन्होंने स्कोलास्टिक और नॉन स्कोलास्टिक को अलग कर दिया, जिसका क्या मतलब है। क्रिटिकल थिंकिंग को नॉन स्कोलास्टिक में कर दिया, क्या मतलब है इसका। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत अलग तरह के फ्रेमवर्क से, जिस तरह वो देख रहे थे, वो एक पुराने ढांचे में एक बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क, जिसमें सीखना क्या है और सिखाना क्या है और आकलन क्या है, बहुत अलग ढर्रे से देखा जाता है। और जो जिस ढर्रे से ये एक्ट और एनसीएफ बने थे, उस ढर्रे से न रखा गया उसको। तो इसलिए हम समझते हैं कि सीसीई जिस तरह आया हमारे सिस्टम में, वो समझ बहुत उसमें नहीं झलक रही थी, कई कमियां थी, उसमें और काम करने की जरूरत है। पर इसका क्या मतलब है, अगर इस तरह के इम्तिहान लेते हैं, और आपसे गुजारिश है कि जो भी स्कूलों में आप जानते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनके इम्तिहानों पर एक नज़र रखिए और दिल पर हाथ रखिए और देखकर पढ़िए कि वो इम्तिहान क्या देख रहे हैं, क्या आकलन कर रहे हैं, उनकी समझ को, उनकी सीखने की प्रक्रिया को, क्या सीखा उसको जांच रहे हैं या कुछ और जांच रहे हैं। क्योंकि अगर वो इम्तिहान वैसे नहीं है जैसे एक्ट ने कहा था, तो दरअसल वो बच्चे के अधिकार का खनन कर रहे हैं, वो वायलेट कर रहे हैं बच्चे के अधिकार को। क्योंकि एक्ट कह रहा है कि उनको कैसे आप जांचो, कैसे आकलन करो, आप कर किसी और तरह से रहे हो, तो वास्तव में वो उसका एक वायलेशन है। तो इसलिए ये अभी यहाँ पर मैं इस बात को रखती हूँ कि किस समझ से एक्ट में ये रखा गया था, हमारी अपनी सिस्टम की समझ, और खासकर जब हम एनसीएफ में काम कर रहे थे, टेक्स्ट बुक्स में काम कर रहे थे, तब सबसे बड़ा जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एग्ज़ाम सिस्टम को उस समय नहीं चेंज किया। सीबीएसई के साथ काफ़ी एनसीईआरटी ने कोशिश भी की थी कि ये वार्तालाप संवाद आगे बने कि सीबीएसई किस तरह से जांचती है, जबकि वो हाई लेवल्स पे जानते हैं। उससे पहले तो सब डिसेंट्रलाइज्ड होता है, एससीईआरटी, स्कूल्स, ब्लॉक्स, ये सब करते, पर वो जो है उस तरह की का संवाद नहीं बहुत बना। इसलिए आज भी हम देख रहे हैं कि इम्तिहान जो है वो निरे इंफॉर्मेशन टेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेशंस टेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी समझने उसकी प्रक्रिया को बहुत कम हमें देखने को मिलता है। हम कंटिन्यूसली टेस्ट पेपर्स लेके उनको रिव्यू भी करते हैं हमारे अपने पढ़ाने के दौरान भी। तो ये एक सवाल है कि इसलिए नो डिटेंशन आज हम समझ रहे हैं कि क्योंकि अगर बच्चे नहीं सीख रहे और सीखने का माहौल क्या बने, माहौल है कि नहीं, क्लासरूम जैसे है कि नहीं, स्कूल में वो जगह है कि नहीं, कोई वो नहीं पूछ रहा, कि बैठने की जगह है कि नहीं, कोई वो नहीं पूछ रहा, और किताबें और जो मटेरियल्स चाहिए किस तरह का वो नहीं पूछ रहा। सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि नहीं, बच्चे नहीं सीखे क्योंकि हमने जो इम्तिहान दिया। और टीचर्स का ये कहना, आप टीचर्स हैं, आपको भी लगता होगा कि भाई हम कहते हैं कि तुम्हें फेल नहीं करेंगे तो इसलिए बच्चे पढ़ नहीं रहे। पर ये कहीं भी जहाँ पर पाठ्यचर्या में एक बदलाव आया है और मिलकर एक पार्टिसिपेटरी तरीके से आया है, वहाँ जब पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदलता है तो उसमें डर के आधार पे कोई सीखता, ऐसा नहीं होता। न डर के आधार पे टीचर पढ़ाते हैं, न डर के आधार पे बच्चे पढ़ते हैं। तो वो बदलाव कहाँ तक आया है, कहाँ तक नहीं, क्यों नहीं आया है, वो एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। पर उसका एक शॉर्टकट ये लेना कि हम फेल कर देंगे, डिटेन कर देंगे और फिर उसी के दबाव से, उसी के डर से सब सीखेंगे, वो तो
कहीं वाजिब नहीं दिखता, क्योंकि वो क्या सीखेंगे और उनसे क्या अपेक्षाएं हैं वो इम्तिहान हमें बता ही रहा है। तो इस बात को मैं यहाँ रखती हूँ एंड देन हम पैनल में आगे भी जाते हैं। नमस्कार, मैं परवीन सिंह। अनीता के बारे में ये नहीं बताया, लेकिन शायद आपको बातचीत से पता चल गया होगा कि ये बहुत इन्वॉल्व थी ये पूरे एक्ट के बनते हुए प्रोसेस में, इसलिए इनका यहाँ होना बहुत फायदेमंद है इस डिबेट के लिए। मेरा एक्सपीरियंस जो है एनसीईआरटी के और जो मेरे अपने मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो मैंने स्कूलों में काम किया है, इसके बेसिस पे है फीडबैक जो मुझे मिलता रहा है, चाहे मेरे फैकल्टी एनसीईआरटी की फैकल्टी से, चाहे जब मैं स्कूल्स में गई हूँ और दूसरे पेरेंट्स वगैरह, और ऑफ कोर्स टीवी पे केप वगैरह में, जो केप की बात इन्होंने की थी कमेटी की। आरटी एक्ट कई चीज़ों के बारे में कहता है ऐसा होना है। कई चीज़ें पूरी बदली हुई हैं जो हम करते आए थे, जो पिछले कोठारी कमीशन के बारे में शायद आपने सुना होगा, और फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में भी, वहाँ से ही संकेत मिलते आए हैं जो अभी ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में और एक्ट में झलकती हैं बातें। चाइल्ड ओरिएंटेड हो, ये तो चाइल्ड ओरिएंटेड एंड जॉयफुल लर्निंग शेड कैच इसे कैच फ्रेजेस एंड क्लीशे, बट बेटर इस तरह के ये मतलब हम बार बार इन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये अपना मायने भी शायद खो गए हैं, एक मंत्र की तरह हो गए। डिस्कवरी लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, चाइल्ड ओरिएंटेड, these are really just used rather than thinking about them. अब बात आई जो एक्ट की, और इससे पहले फ्रॉम द यशपाल कमेटी या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से जो बना था सजेस्टिव करिकुलम फॉर द कंट्री, इसमें एक्चुअली अब लाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी बच्ची सिस्टम के बाहर ना रहे, कोई भी इंक्लूजन था, चाहे वो लड़की हो जो ज़्यादातर बाहर रहे हैं जैसे कह रहे थे, चाहे वो दलित हो जो ज़्यादातर गाँव में हर जगह बाहर रहते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हों, जो भी गरीब लोग हैं उनके बच्चे, चाहे वो डिसेबल्ड हो जो स्कूल आ ना सके बिकॉज डिसेबिलिटी, हाँ ठीक है, दिव्यांग बोला जाए। I don't know what जैसे आप कहते हैं we disabled is what we use, disability, children with disability is what is accepted आजकल। तो कैसे सबको लाया जाए ये बात हो रही थी, और अलग अलग करके नहीं पढ़ने का, साथ साथ पढ़ना, और साथ साथ पढ़ना, खासकर जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के बारे में तो मैं कह सकती हूँ, मैंने खुद देखा है, जो लोग समझते हैं वो बेचारे, उनको भी बुला लो पढ़ने के लिए। लेकिन जितना जो इंसान ऐसे दूसरे लोगों के साथ, कोई भी दूसरा हो, दूसरे लोगों के साथ मिले, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो जाती है, सीखते हैं। तो आई नो फॉर एग्जाम्पल दैट आई हैव लिव्ड विद पीपल विद डिसेबिलिटीज, और जिस तरह मैंने जो सीखा है और मुझ में जो तब्दीली आई, और मैं समझती हूँ बेहतर इंसान हो गई जिस वजह से, इस वजह से, तो इट्स नॉट वो बेचारा, एवरीबडी इज लर्निंग टुगेदर। That's why inclusive classrooms are so important for people to grow together.
टीचर्स बेहतर इंसान बन जाते हैं ऐसे माहौल में भी। सब कुछ बदलते हैं अगर बदलना चाहें तो, अगर बदलना चाहें तो। बार बार मैं ये कहती हूँ, वाई? बिकॉज जिस तरह की बातें अगर आप NCF देखेंगे जो एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टिविज्म की शायद बात ना भी करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट ओरिएंटेशन है उसमें। ये आसान बात नहीं है कि आज पढ़ लिया कल हो गया, और ऐसी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बदलने के लिए आई थिंक बदलते अगर हर कोई कोशिश भी करे तब भी एक जनरेशन तो लगेगा हालातों को बदलने के लिए और दिमाग को बदलने के लिए। और लोग कौन बदलने हैं? ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों ने बदल लिया या स्कूल में लिख लिया और वो इंस्पेक्टर बदल गए। Whole system has to see things differently. टीचर ओरिएंटेशन भी, जो टीचर एजुकेशन और ओरिएंटेशन भी, आरटी एक्ट आया कब? 2010 से लागू हुआ, और NCT का नया करिकुलम कब आया? अब आ रहा है, अब लग रहा है। NCF कब आया था? 5 में डिक्लेयर हुआ, मान लो 6-7 में भी आया, आने लगा वो स्टेट्स में, और टीचर करिकुलम अब आ रहा है। बाकी सिस्टम को तो अभी हमने चेंज किए, करने की बात ही नहीं हुई अभी। बिना इंस्पेक्टर्स के चेंज के बाकी तो नहीं चेंज हो सकते हैं आसानी से। और सबसे बड़ी बात है, सोसाइटी हैज टू लुक एट थिंग्स डिफरेंटली। मतलब वो माँ बाप जो कहते हैं नहीं मेरे बच्चे को इंग्लिश ही सीखना है क्योंकि इंग्लिश मीन्स इट्स द वे फॉरवर्ड मेरे बच्चों के, हालांकि इंग्लिश मेरी फर्स्ट जुबान है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि हर बच्ची को अपनी जुबान में सीखना ज़रूरी है, खासकर अर्लियर इयर्स में। और फिर रीजनल लैंग्वेज पे साथ साथ सीखें, जिससे कि और उनका और लोगों से भी बातचीत हो। एंड दिस इज पर्टिकुलरली द केस व्हेन यू कम टू किसी भी आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे या नॉन ट्राइबल एरियाज में भी, हिंदी बेल्ट में भी जाएंगे, हिंदी नहीं है, हिंदी भी शायद 250 हिंदियाँ हैं, ठीक है। तो विच लैंग्वेज will the child actually be comfortable with and feel? अगर वाकई में हम कह रहे हैं कि क्लासरूम में और बाहर, क्लासरूम के बाहर में फर्क नहीं होना चाहिए, there should be a continuity रहना चाहिए। तो कौन सी भाषा में कंटिन्यूटी रहेगी? मैथमेटिक्स सिर्फ मैथ्स के क्लासरूम में होगा, और वो मैथमेटिक्स भी एक भाषा है, तो वो भाषा भी सीखनी पड़ती है। जो ये डर की बात कह रही थी, मैथ्स और साइंस के लिए सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से तो अचानक हम कुछ और बन जाते हैं जब मैथ क्लास में। क्यों? ये बातों को बदलने के लिए ही ये करिकुलम जो खासकर पहले के सालों में जो बनाए गए थे, अक्रॉस द करिकुलम, लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, हालांकि मैं समझती हूँ कि ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो सकते हैं एट द अर्ली लेवल। अब जैसे इन्होंने कहा, दिस इज जो 2005 में निकला, वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट के पास भी नहीं है, पहली कोशिश है। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, जो लोग कह रहे हैं सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, क्योंकि हर जो उम्मीद है करिकुलम की कि हर टीचर अपने बच्चों को समझती है बेस्ट, और वो ही उस तरह से वो करिकुलम को लागू कर सकती है जो उन बच्चों के साथ डायलॉग होने पे बढ़ती है बात आगे। तो करिकुलम भी वही वैसे बनता है। करिकुलम इज द ऑल द ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं वहाँ पे, क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर, माहौल में, तो उतना खुलापन इतना आना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं हर टीचर अपनी करिकुलम बना सके, मतलब वो कॉन्फिडेंस भी हो और वो फेमिलियरिटी विद द फिलॉसफी भी हो बच्चों के प्रति। कई टीचर्स हैं अभी सिस्टम
अभी क्या, मतलब शुरू से जब मैं पढ़ती थी, मेरे माँ बाप पढ़ते थे, कई टीचर्स हैं जो नेचुरल टीचर्स हैं, इन द सेंस दे ट्रूली आर लर्नर फ्रेंडली, लर्नर ओरिएंटेड, वो तो नेचुरल है। पर हम उनकी बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई ज़्यादा हैं जो ऐसे नहीं हैं और होने की ज़रूरत है। अब जब ये नो डिटेंशन की बात गई, मैं जनरेशनल चेंज इसलिए कह रही हूँ और ये समझना हाँ ज़रूरी है। मैं कई बार अपने फैकल्टी के साथ भी शेयर किए थे, दूसरों के साथ शायद अनीता से शेयर किया हो मैंने। जब मैं पहले केप कमेटी मीटिंग में गई, डायरेक्टर एनसीईआरटी बन के, केप कमेटी में ज़्यादातर सारे स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और कुछ एजुकेशंस वगैरह भी है। तो विनोद रैना भी थे जो इस एक्ट के बहुत बनाने में लगे हुए थे, उन्होंने बनाया था। और उस वक्त जो मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल थे, जो बहुत इस एक्ट के प्रति प्रो थे वगैरह, क्योंकि अभी शुरू हुआ था और ब्यूरोक्रेट्स थे। तब भी 2 साल भी नहीं हुए हैं, अभी शुरू हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है। और मुझे देख रहे उस मीटिंग में 2012 में मिनिस्टर उधर बैठे, मैं यहाँ पहली दफा मीटिंग में आई हूँ, सभी मेरे को वहां से यहाँ तक मेरे को ग्लेयर दिख रहे थे, ऑल ग्लेयरिंग हार्ड एट मी। पता चल गया जबकि मैं वो डायरेक्टर थी, और बोलने का मौका ही चाहिए था उनको कि ना ये हमको मारने देते हैं बच्चों को, ना ये हमको फेल करने देते हैं, पढ़ेंगे कैसे बच्चे। सो यू कैन सी द चेंज ऑफ मेंटालिटी, क्या मेंटालिटी है और क्या बात हम कह रहे हैं, क्या बात वो चाह रहे हैं। तभी ये नो डिटेंशन की बात, तभी से वो जोर लग रहा है शुरू से। मेरा ये मानना है कि कुछ लोग हैं, मैं भी उस ग्रुप से हूँ, जिनको who were lucky enough to be in the group that can be educated, that has had this for good fortune, ये माहौल, ये पेरेंट्स के माहौल या जो भी माहौल, तो एक्सक्लूजन, दूसरों को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, नहीं चाहते हम कि सब हमारी बराबरी करें। ये मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है। और ये पहले भी हमने देखा था, अनीता ने मेरे से ज़्यादा देखा होगा, मैं भी जब एकलव्य के साथ काम करने गई थी इंटीरियर में, कई टीचर्स थे, दिल्ली में तो मेरे को दिखा ही दिखा है, पर ये जहाँ पे कई साल से एकलव्य लगा हुआ था, तब भी टीचर्स थे जो उनको बच्चे क्वेश्चन पूछे तो वो खुश नहीं हैं, क्योंकि आज़ादी अगर दे क्वेश्चन पूछने की तो खुश नहीं है, क्योंकि I as teacher want have that मेरे दिमाग में है कि मैं जवाब ना दे सकूं तो मेरा जो खुदा वाला पोजीशन है वो गिर जाएगा, वो प्रॉब्लम है। So that is another mentality that we need to help change. दिल्ली में तो खैर वो ज़्यादा ही है, क्योंकि कई साल से एकलव्य स्कूल्स में काम कर रहा था। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं दूसरे देशों की बात ही नहीं कर रही, इसी देश में कई जगहों पे मैंने देखा है कि परफेक्टली पॉसिबल है इस करिकुलम को लाने का, ये तरीके से पार्टिसिपेटिव तरीके से बच्चों के घुल मिल के, सभी बच्चों के घुल मिल के सीखने का किया है। कई एनजीओज ने किया है, कई टीचर्स ने किया है। मेरी फैकल्टी भी जब गई थी, मेरी फैकल्टी 3 महीने के लिए अलग अलग टाइम पे गई थी, एनसीईआरटी की फैकल्टी अलग अलग जगहों पे, उन्होंने भी ये खुद अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भी किया। उन्होंने रूरल एरियाज में गए थे, सेमी रूरल एरियाज में गए थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए और एग्जाम्पल देने के लिए भी कि हो सकता है। क्योंकि जो भी कहो डाउट्स हैं लोगों को, नहीं कैसे खत्म करेंगे सिलेबस। अनफॉर्चुनेटली आरटी एक्ट में एक
फ्लॉज है जो बहुत मैं समझती हूँ डैमेजिंग है। द करिकुलम मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है, इन द टाइम। नो, लोग इसमें इसलिए डैमेजिंग कहती हूँ, अगेन उसको लेके लोगों की जो समझ है, सब अलग अलग समझ है उसमें। कौन सा करिकुलम कंप्लीट होगा? अगर हम वाकई में लोकलाइज चाह रहे हैं तो क्या एक वहाँ से दिया हुआ करिकुलम कंप्लीट होगा किया गया, या व्हाट इज अप्रोप्रिएट विद माय चिल्ड्रन आई शुड बी एबल टू क्रिएट एंड दैट आई शुड बी एबल टू फिनिश इन दिस मच टीचिंग टाइम। दूसरा लिखा है आरटी एक्ट में कि कोई भी टीचर इलेक्शन के अलावा, सेंसस के अलावा और एक और तीसरी चीज के अलावा सिर्फ टीचिंग के काम में ही जुड़ेंगे, क्योंकि वो हर चीज में उनको लगा देते हैं। बट नहीं, अब उन्होंने कहा वो काम से हटके आप इस टीचिंग में आप कहते हैं आपको टीचिंग के लिए टाइम नहीं है, आइए आप इसमें, ये कोशिश सेंट्रली किया गया था, नहीं लगेगा, आरटी एक्ट में है ये भी ग्राउंड पे नहीं आया है। अगर देखेंगे ये भी ग्राउंड पे नहीं आया है। कई टीचरों को इन द विलेजेस एंड ऑल दैट, मुझे क्यों प्राइवेट स्कूल्स आर वर्किंग सो आर इन डिमांड। बीड, महाराष्ट्र के बीड एरिया में मैं गई हूँ, वहां पे प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं जो कोई बेहतर नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड फ्रेंडलीनेस और लर्निंग और व्हाटएवर, लेकिन प्राइवेट है और टीचर आते हैं रोज वहां। गवर्नमेंट स्कूल्स की रियलिटी कुछ और है। अगर ऐसा है, मतलब मॉनिटरिंग में भी कोई प्रॉब्लम है, टीचर्स के और भी प्रॉब्लम, जैसे छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर ने मुझे बोला हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं, नक्सल ओरिएंटेड, ये वो सब हैं, टीचर्स को आने जाने में कोई घर तो दे, वो घर देने के लिए, रहने के लिए भी जगह उनको अप्रूव नहीं है। सो दीज आर द वेरियस रियलिटीज। अगर इन जैसे रियलिटीज को हम ना लें ऑन बोर्ड और पहले ही नो डिटेंशन डिक्लेयर कर, नो डिटेंशन को ना माने, एक्ट में ये हट जाए पहले, क्यों? क्योंकि ये आसान है, बाकी चीजों को बदलना आसान नहीं है। तो I think we as people have to stand up to this and say, I want every child to be there and learn, not just be there, but be there and learn, और learning का मौका ऐसे ऐसे माहौल में चाहिए। कई एनजीओज ने कहा हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, हम ऐसे ऐसे जगहों में स्कूल खोले हुए हैं मोहल्लों में जहाँ पे आरटी एक्ट में जो दिया गया वो नहीं है। उसमें भी थोड़ी तब्दीली कर दी गई, जैसे कि ग्राउंड, द प्लेग्राउंड, इट कैन बी अ शेयर्ड प्लेग्राउंड। कुछ है नॉन नेगोशिएबल्स, टॉयलेट्स आर नॉन नेगोशिएबल्स। मुझे बताया जाता है कि गाँव में वैसे ही बच्चों को क्यों आप टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, वो तो वैसे ही दे गो बिहाइंड द बुशेस। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टॉयलेट, व्हेन दे सी द सेफ्टी ऑफ अ क्लीन टॉयलेट, ये नहीं है कि टॉयलेट बना दिया उसको कोई मेंटेन नहीं कर रहा है, वो दूसरा प्रॉब्लम है हमारा। एक मीटिंग में जो हमको बताया गया था, बहुत ही दर्दनाक कहानी, कैसे चाइल्ड, अ वुमन विद डिसेबिलिटी, टीनेजर विद डिसेबिलिटी को कैसा मिसयूज किया गया। टॉयलेट्स नहीं थे, पीपल वर टेकिंग हर to a far away behind. Every day one male would volunteer, for a week at a time a male would volunteer. Then we found out something else was going on with that male, was that poor woman, she had no protection. Can that be? Can we allow that? That society is allowing that? चल रहा है hidden. So these problems are what we have to look at. There were a couple more things that I wanted to just say, if I may. 25% का ये जो है, मैं ये बात कह के फिर और को मौका देती हूँ।
जो उसमें आया था कि 25% एंड ग्रेजुअली हर क्लास 1 में, मतलब 10 साल में फिर ग्रेड्स 1 to 10 में हो जाएंगे, प्रोवाइडेड दे हैव नॉट ड्रॉप आउट और एज शी सेज बीन पुश्ड आउट। ये है ना कि प्राइवेट स्कूल्स में इफ यू वांट government recognition, 25% of the children of class 1 need to be from the EWS group. कितना हल्ला मच गया था उसमें, कितना हल्ला, पार्ट ऑफ द एक्सक्लूडिंग पॉलिसी। मैं फिर वापस वो कहती हूँ, पार्ट ऑफ द एक्सक्लूडिंग पॉलिसी। नहीं कर पाएंगे, नहीं, ये इन बच्चों के साथ कैसे मिल लेंगे, उनको तो ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह, नहीं कर पाएंगे। फिर एक और मिसयूज आया जो मुझे द कैथलिक स्कूल्स ने एक दफा, there's a group of Catholic, they are under an umbrella, उन्होंने मुझे इनवाइट करके मेरे से बात की थी 2013 में। EWS के नाम में कहीं से भी सर्टिफिकेट मिलके आ रहा है। They are coming in driving up, they got gold on the parents and so on, they got Mercedes car में पर EWS सर्टिफिकेट है। If you object, you get into other problems. The school objects and the school gets into other problems. कहाँ से आ रहे हैं? Can't the government stop that? Instead of saying that, you know, instead of siding with the people who say no children, we don't want them. अब ये क्लास 1 to 8 में कहते हैं आप डिटेन नहीं कर सकते इनको और ये बच्चे सीखते नहीं हैं, लेकिन टीचर का फर्ज है CCE अप्रोच जो सजेस्ट किया है उसके थ्रू। अब इन्होंने जैसे कहा जो अंडरस्टैंडिंग उनकी थी अप्रोच की CBSE के, ये मैं मानती हूँ बिल्कुल एक ह्यूज गैप दिखा, जबकि था नहीं एक्चुअली। और ये NCERT का कॉन्वर्सेशन, मैं NCERT पर ही मैं दोष ठहराऊंगी कि एक पैकेज या कुछ सामने लाए नहीं, कुछ चीज़ें लाए जो उनको समझ में नहीं आया कि ये चीज़, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आया कि दिस इज एक्चुअली CCE, बट इसे एक्सप्लिसिटली CCE करके पैकेज लाना पड़ा, लेकिन तब तक CBSE डैमेज कर चुका था। तो आगे मैं छोड़ती हूँ बात आपने, और डिस्कशन में भी वी कैन टेक अप समथिंग मोर। MCD के टीचर्स को इस तरह के प्रोग्रामों में नहीं बुलाया जाता है, जैसा कि मेरा मानना है। मैं नहीं कहता कि जाते होंगे लोग, लेकिन MCD से कभी लोगों को आगे जाने का मौका नहीं मिलता है। जबकि NCERT की जो बुक्स बनती हैं उनमें मैं देखता हूँ जो उसकी बॉडी होती है उसमें MCD के किसी टीचर का नाम तो कहीं से न कहीं से ज़रूर जुड़ा होता है। लेकिन बहुत अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है इस स्कूल में, शायद इससे पहले भी हुआ है, और ये जो प्रोग्राम किया गया है ये मुझे तो बहुत ही यानी अच्छा लग रहा है। और सबका इस विद्यालय में वेलकम करता हूँ मैं एज ए प्रिंसिपल कि आप लोगों का बहुत ही यहाँ पर स्वागत भरे शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी। और इसके साथ साथ मेरे जो यहाँ पर जो ये वक्ता कहिए या सीनियर्स या जो डायरेक्टर NCERT या 10 जो बड़े बड़ी पोस्टों पर बैठने वाले लोग, यह जो एक्ट, ये जो 2009 में IT का एक्ट जो बना उसमें भी लोगों ने, जैसा मुझे अंदाजा हो रहा है कि काम किया है, उसमें भी एक्ट बना तो जरूर है। और मेरा जो प्राइमरी लेवल पर जो मेरी नॉलेज कह रही है, एक्ट ने अपना काम भी शुरू किया पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ जम्मू कश्मीर को शायद छोड़कर। जम्मू कश्मीर में ये अधिनियम लागू नहीं है, पूरे भारतवर्ष में लागू है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो जरूर किसी न किसी चीज में होती हैं, उनको फिर सुधारा जाता है। इस एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें, क्योंकि मेरा अपना 27 साल का एज ए टीचिंग लाइन का तजर्बा है, इस एक्ट से सुधार तो पूरे भारतवर्ष में आया है। IT एक्ट जब से लागू हुआ है भारत के अंदर, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो अहम चीज थी ड्रॉप आउट होना, वो सच में ड्रॉप आउट
जो होता था आज स्कूलों में वो ड्रॉप आउट चीज़ ना के बराबर है। परसेंटेज में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आज इसी एक्ट में जो अधिनियम ये बनाए गए हैं RTE के, जब हम प्राइमरी लेवल पर या सीनियर सेकेंडरी में जो लागू किए गए हैं, तो प्राइमरी लेवल पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनसे बहुत दूर हैं। शायद कागज़ पर तो वो एक्ट बना, लागू करने की कोशिशें भी की गई। गवर्नमेंट ने, NCERT ने सेमिनार, बुक्स या जो भी फैसिलिटीज दी उनके ज़रिए ये आया, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी जो मैं ज़मीनी लेवल पर देख रहा हूँ वो विद्यालयों में नहीं है। यानी जैसे अभी मैडम ने कहा कि हमारा ये एक्ट या NCERT में जो मैंने अभी नोट भी किया है कि RTE एक्ट में शायद टूटी का लगना, यानी सबसे पहले मेरे देश में जो टूटी आती है वो टीचर्स का ही नाम सबसे पहले उसमें आता है। इसके लिए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया है, वहां से भी मना हो गया कि नहीं, आपको ड्यूटी नहीं लग सकती, परंतु फिर भी ड्यूटी पर भेजा जाता है। पहली बार मैं देख रहा हूं, जो अखबार में पढ़ा है मैंने कि आने वाले इलेक्शन के लिए जो हमारे मिस्टर श्री केजरीवाल जी ने शायद पहली बार कमीशन को ये मना कर दिया कि टीचर मेरी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। ये सच होना भी चाहिए। ड्यूटीचर्स स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन उनसे दूसरे काम लेने के बाद वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पाते हैं। रूल ये कहता है कि हमें फेल नहीं करना बच्चों को। बच्चा तो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जाना ही जाना है। 8वीं क्लास के बाद फिर वो क्या होगा कि 9th में जाकर उस बच्चे को वो टीचर जिसके पास पहुंचा है वो क्या करे, सिवाय इसके कि फिर वो दूसरे लोगों पर इल्जाम आता है कि उन्होंने उसको पढ़ाया ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि परीक्षा जरूर होनी चाहिए, परीक्षा के बाद ही बच्चे के रिजल्ट का पता लगता है। और मैंने ये भी देखा है, जो मैंने सेमिनार किए हैं, एक्सपर्ट्स ने अपने बातें रखी हैं, यानी परीक्षा एक ऐसी चीज है जो बच्चे के स्टेटस का पता लगता है कि बच्चे ने अब तक क्या सीखा। और एक बात और है कि जो हमारे 8वीं क्लास की, खासकर 7th और 8th क्लास की जो बात आती है, उसमें बच्चे हमारे यहाँ काफ़ी बड़े भी होते हैं। अगर उनको ये मालूम होता है कि हमें तो पास होना ही होना है, अब टीचर क्या करे, उसको सख्ती नहीं कर सकता, मारे तो TC PCR में शिकायत डायरेक्ट। हम क्या करें आखिर टीचर। यहाँ पर मुझे यहाँ पर मजबूरी में नाम लेना पड़ेगा स्कूल का कि मदनपुर खादर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरे एक साथी को 10 बच्चों ने इतना मारा कि टीचर घबरा गए, उठाकर ले जाने वाला कोई नहीं था। गांव वालों ने भी मारा, बच्चों ने भी मारा। सिर्फ क्या वजह थी, होमवर्क पूरा ना करने को कह दिया और उसको सिर्फ एक जबानी तौर पर यह कह दिया कि अब के तुम्हें मैं फेल कर दूंगा। अब फेल शब्द आने के बाद जो उसने अपने घर जाकर कहा है, बाउंड्री कूदने के बाद फिर जो उस टीचर की पिटाई हुई है, खताबा टीचर ही कहलाया, ट्रांसफर भी टीचर का हुआ, डंडे भी उसी ने खाए, और उसके अलावा पुलिस केस बना, और ये बस कमी रह गई कि सस्पेंड होनी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टीचर तो खुद क्या करे, खुद परेशान है। तो बात आती है परीक्षा उपरांत के बच्चे को आगे भेजना। मैं समझता हूँ कि परीक्षा का होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इससे उनको भी एक भय रहता है, एक ये रहता है कि भाई टीचर एक एग्जाम लेगा, उसमें हम नहीं लिख देंगे, काफी चेक होगी, ऐसा ना हो कि फेल हो जाए बच्चा। उसे ये डर में कम से कम जो स्कूलों के अंदर ये चीज जो मैंने उदाहरण दिया है, ये चीज तो बड़ी है। एक स्कूल में नहीं है, कई स्कूलों में ऐसा हुआ है। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा
एक दूसरी बात, हमारा एक आईटी एक्ट जो मुझे गालिबन कुछ चीज़ें मेरे पास एक किताब है, उससे मैंने देखा था कि डिसेबल्ड बच्चों की जो मैंने बात की थी, डिसेबल्ड बच्चे यानी वो बच्चे जो स्कूल तक नहीं पहुंच सकते। एडमिट पर भी कुछ कहना चाह रहे शायद आप, जो स्कूल तक नहीं पहुंच सकते ऐसा सब बच्चे, हम उसका प्रवेश करने को मना नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आईटी एक्ट कह रहा है कि उसका हम मना नहीं करेंगे एडमिशन के लिए। अब एक पेरेंट, ये मेरे साथ हो गुजरी है, मैं वो बात बता रहा हूँ, वो बच्चे को लेकर व्हील चेयर पर लेके आते हैं कि साहब एडमिशन आपको करना है, बिल्कुल करेंगे एडमिशन आपका, बस मुझे ये बता दीजिए कि ये बच्चा स्कूल तक पहुंचेगा कैसे। तो उस पेरेंट, दोनों माता पिता ने मुझसे कहा कि ये आपकी ड्यूटी है या हमारी ड्यूटी। मैं चकित रह गया, मैं ये नहीं बता पाया कि ड्यूटी पेरेंट्स की है या टीचर की है, कि वो कहता है कि यानी जो आज की डेट में हम लोग एसएनसी की मीटिंग्स में या दूसरी चीजों में जो हम अपने समाज की सहायता विद्यालयों में लेना चाहते हैं, क्योंकि बिना समाज के विद्यालय अधूरा है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। ऐसा लगता है कि वो दोनों ही माता पिता शायद या तो आईटीई का कोई एक्ट पढ़ा था उन्होंने, या किसी ने उनको ये बात बताई थी कि साहब मुझे ये बता दीजिए कि बच्चे को मैं लेकर आऊंगा या आप घर से स्कूल तक बुलाएंगे, क्योंकि आईटी एक्ट तो ये कह रहा है कि बच्चे को आपकी जिम्मेदारी है प्रवेश देना और पढ़ाना। मेरे पास इसका आंसर नहीं था क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। क्या करूं, मैंने अपने अधिकारी को फोन किया कि साहब एक बच्चा आया है और बिल्कुल व्हील चेयर पर है, केयर टेकर उसको लेके आ, तो माता पिता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चीज नहीं, हम तो झुग्गी में रहते हैं। अगर मैंने मना किया तो पलट के उसने कहा क्या मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्या मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। इसका आंसर मेरे पास नहीं था। मैंने उनसे कहा अपने ऑफिसर से, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या मैं उसका एडमिशन कर लूं। तो उन्होंने कहा एडमिशन तो करना होगा। मैंने कहा सर ये बता दीजिए बच्चा कैसे आएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर शिक्षा अभियान के ऑफिस है लखनऊ रोड पर, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, वहाँ से 400 या 800 रुपीज़ आपको मिल जाया करेंगे, बच्चे को घर से लाने की ड्यूटी आपकी होगी। मैं इस आंसर से चकित था। क्यों? अब एक काम और टीचर को बढ़ गया कि अगर विद्यालयों में ऐसे बच्चों को लाने की ड्यूटी अगर टीचर्स की होगी तो फिर तो स्कूल चल गए, फिर हम पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों को लाने की ड्यूटी टीचर की। 800 रुपये वो कहते हैं कि महीने के आखिर में, अंत में वो बिल आपको देना होगा। पता ये लगा कि मैं यहाँ से लखनऊ रोड तक जाने में 800 से ज़्यादा 4 बार अगर जाऊँगा बिल के लिए तो 800 तो बराबर हो जाएंगे। अच्छा है कि मैं अपनी जेब से रक्षा लगवा दूँ कि वो डेली आ जाए करेगा। तो ये बात मैंने इसलिए यहाँ बीच में रखी है कि आईटी एक्ट में कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा मेरे देश को हुआ है, सच में बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें क्यों इस तरह की लागू नहीं हो पाई हैं, या वो स्कूलों तक पहुंच नहीं पाई हैं, या उनको इस तरह के कोई सेमिनार नहीं कराए गए हैं जो इन चीज़ों को समझ पाते। मैं नहीं समझ पाया। एक बात। दूसरी बात, मैंने एक सेमिनार किया SCRT का। Sir, sorry to interrupt. Defense column. We have to take every view, and we are focusing only on no detention policy. We are not talking of RTE. So, मैं माजरत चाहूँगा, समझ गया शायद मैं अपने टॉपिक से कुछ और समय का हटाऊँ और समय का भी अभाव है। तो बात तब आती है कि नो डिटेन वाली बात। तो इसके लिए तो मैंने बोला है, बीच में बोला मैंने कि मेरे ख्याल से ये पॉलिसी होनी चाहिए कि परीक्षा हो और बच्चा अगर फेल के लायक है तो उसे फेल किया जाए, जिससे कि वो उसी कक्षा में अपनी पढ़ाई करे और आगे जाकर उसका भविष्य खराब ना हो। क्योंकि 9th में जाकर बच्चों और बच्चे लड़के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो जो रूल के मुताबिक जो उसको पास कर दिया जाता है, आगे जाके उनको परेशानी होती है।
ये सारी चीज़ें जो मेरे पास थी मैंने आपसे शेयर किया। Thank you very much. मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, 20 साल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, फिर भी हिंदी मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। मैं आई completely disagree with my headmaster or principal about his views on non-detention policy or whatever the policy. I feel that ये आइडिया है बच्चे को फेल करना है, रोकना है. दिस इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द मिडिल क्लास, दिस इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द एलीट सेक्शन, दिस इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द सेल्फिश पीपल हु से दैट दे हैव टू फेल द चिल्ड्रन. वो किसके जिम्मेदारी है? 8 साल स्कूल में रहेंगे तो 8 साल एवरी डे 6 आवर्स चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द स्कूल. अब देखिए पहले बार इंडिया में हुआ कम से कम 95% ऑफ द चिल्ड्रन आर कमिंग एंड सिटिंग इन द स्कूल. पहले बार इंडिया का एजुकेशन हिस्ट्री में हुआ है. कभी भी हुआ है क्या? थैंक्स टू मिड डे मील स्कीम or whatever the scheme that you may say. I am not bothering about RTE or anything. I wanted that every child should sit in the school for 8 साल नहीं है, 12 साल है. 12 साल स्कूल में रहना है. वो पढ़े नहीं पढ़े, उनका पढ़े लिखे आते नहीं आते हैं, उनको रहना ही रहना है. What is the curriculum that you are talking about? What is the use of your geography or your mathematics, your science outside the school? बताइए आप, चाहे if you go to any shops or you go to any offices, how much mathematics that you learned in the school is useful? How much science that you learned in the school is useful in the offices? You take any IAS officer also. ये curriculum पूरा थोड़ा मुझे I'm sorry, I work in NCERT. I work for curriculum development. I am a curriculum developer in social sciences. फिर भी I would say that this curriculum is not connected closely with our real lives. फिर भी बच्चे को हम पूरा रटने के लिए encourage कर रहे हैं in the name of syllabus, in the name of completing the syllabus. अभी देख लीजिए, this is one idea. This is nothing but the conspiracy. They wanted domestic maids, they wanted workers for doing all the menial jobs. अब तो मालूम है सर, 100 बच्चे स्कूल में आएंगे तो कम से कम 60 बच्चे 9th के ऊपर नहीं जाता है. आपको मालूम है सर, 100 ट्राइबल बच्चे स्कूल में आएंगे तो 70 बच्चे 8 के ऊपर नहीं जाता है. ये फेल के बारे नहीं है, ये ड्रॉप आउट हो रहा है. You know that in India, out of 100 children joining the school, only 10 enter colleges. You know what is the percentage in America? 65. 100 बच्चे स्कूल में जाएंगे तो 65 बच्चे कॉलेज जा रहे हैं. हम बोल रहे हैं स्कूल में बच्चे को फेल करके रखना है. टुडे आप बताइए, all our children are studying in private schools. I'm sorry if there is anybody who is sending to NDMC school, barring you may be 1 in 1000 or 1 in 10,000. हम सबको बच्चे पूरा प्राइवेट स्कूल में बैठते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं एग्जाम करवाना है, बच्चे को फेल करवाना है. Which country has people like fail policy? अब देख लीजिए, I'm just looking at the UNESCO statistics. UNESCO में एक UNESCO Institute of Statistics है, वो उसको ये detention नहीं बोल रहे हैं, they are calling us retention. वो retention statistics हर कंट्री का स्टेटस उसमें आता है. उसमें बहुत सारा कंट्रीज में ये फेल नहीं है, कोई फेल का डिटेल्स नहीं है. अगर है तो वो 0.001% है. यस, अमेरिका ऐसा रिटेंशन पॉलिसी, बट इसमें दो वगैरह रिटेंशन है. स्कूल इम्पोज्ड रिटेंशन पॉलिसी और पेरेंट्स वॉलंटियर, पेरेंट्स बेस्ड रिटेंशन पॉलिसी. कोई बच्चे को तभी ठीक नहीं है, पूरा साल स्कूल नहीं आया, उनको पेरेंट्स अपने आप बोलते हैं स्कूल के आगे, मेरे बच्चे को इस स्कूल में डालो, इस क्लास में रखो. इसी तरफ से ज्यादा नहीं होता है. बाकी देश में यही है रिटेंशन, मतलब ऐसा नहीं है स्कूल इम्पोज करके. ये पूरा जमाना पूरा बाकी देश में पूरा खत्म हो गया, लेकिन हम वी आर जस्ट डिस्कसिंग. एंड आई एम आल्सो सॉरी टू से दैट आई वेंट टू सम ऑफ द डिस्कशंस इन उत्तराखंड. कल मैंने रांची में 200 टीचर से बात करके आ रहे हैं. उसके पहले आंध्र प्रदेश में गया, तेलंगाना गया. This policy that we have to fail the children is inherent in the minds of most school teachers, particularly the government school teachers. आप बताइए, RTE बोल रहे हैं एग्जाम नहीं करना, बोर्ड एग्जाम नहीं करना है. RTE is also applicable to private sector. All the private sector schools are conducting examinations. Are we saying that don't conduct examinations? Are we jail them that you are conducting examination? It is against the RTE policy. आप स्कूल में एग्जाम करने कर लीजिए, किसने मना किया आपको? क्लासरूम में एग्जाम कंडक्ट कर लीजिए, यूनिट टेस्ट कर लीजिए, पर टेस्ट करिए, किसने आपको मना किया? सो इन दैट सेंस एक्चुअली इफ यू लुक एट, आप बताइए
For a child, today, हम like बच्चे के parents पूरा नौकरी पे जा रहे हैं. Employment is not available. School is the only place where children come and sit, play, enjoy without caste and gender. अब देख लीजिए इंडिया में पूरा का पूरा गांव का स्कूल and our even city schools, we are all living in the ghettos, caste ghettos. आप कोई 6 लाख गांव में देखिए, सारा गांव में पूरा एससी पूरा दूसरा जगह पे रह रहे, एसटी दूसरा जगह पे जा रहे. दिल्ली में देख लिए सारा मुस्लिम्स are located in particular ghettos, others are located in every street is casteized. School is the only secular place where children can come and sit without caste, without gender. अब बच्चे स्कूल बाहर जाएंगे, कोई गर्ल्स बॉयज के साथ बात कर सकते हैं? क्या सोचते हैं? अगर गांव में कोई गर्ल बच्चे बॉयज बच्चे की बात कर सकते हैं? School is the only place they can enjoy. Thanks to midday meal scheme, more and more students are coming to school to stay till evening. So in that sense, I would say that the not like student need this policy need to be extended up to class 12. They have to be in the school till the age of 18. अब बताइए आज कोई बच्चे सेकेंड ईयर बैठने के लिए तैयार है? नो. इन प्राइवेट स्कूल्स क्या हो रहा है? इफ यू आर फेलिंग ए चाइल्ड, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट विल से सर हमारा आपके बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं, व्हाट वी डू, वी विल पास एंड यू पुट इन सम अदर प्राइवेट स्कूल. हमारा स्कूल में नहीं चाहिए. नो प्राइवेट स्कूल विल फेल इवन ए सिंगल चाइल्ड. Only be in government school, sitting in government school, getting the salary of a government, saying that we have to fail the children. So we have to think about it. Why? See, the major idea है ये policy बन गया, 2009 में बन गया. We have for the first time in India's education history. लेकिन implementing this policy, who is the major enemy? It is the school teacher. I'm sorry, many of you must be school teachers, but I'm saying that this is the opinion. I have data. It shows that it is the government school teachers, majority of them, who are saying that children should be failed. Ask your own conscience. Who is responsible? You may say that primary teacher is responsible. Higher secondary teacher, secondary school teacher is responsible. You put the blame game on others actually. So in that sense, actually, if you look at like, I'm just wondering how people are going to change our mindset. Who is coming and which messiah who is going to come to India say that बच्चे को 18 साल तक स्कूल में रहेंगे. When the child is going as a fail, he will not come to school. So he will become a child laborer. मैं 100% आपको गारंटी करके दे रहा हूँ. If a girl is failed, she will be married off. She will become a child pregnant. आप सोच लीजिए, आपको बच्चे आपको स्कूल का बच्चे 70 today you know 60% of the pregnancies are happening before the age of 18 or before the age of 21. So, do you want your children to be child pregnant? Do you want the child to be child laborers? See, in Navodaya Vidyalayya, if the children are scoring below 75%, teachers are transferred from north to south, south to north. ये हमारा साथ का लेके स्टेट स्कूल का बच्चे टीचर को कोई ट्रांसफर करते हैं क्या? No. Which teacher is transferred because that you are not scoring? You see, your children are not scoring. No, koi, at least thanks to association or even the state's magnanimous policy, that teachers are not transferred because these students are scoring low mark. Let us think over again. Whether we wanted to promote more and more children child laborers, whether do we want to have children to get married before the age of 18 or before the age of 21? If you don't want these two, definitely we have to say that let the children stay till class 12 without any pass or fail.